हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू में। आप हैं मेरे साथ, सुप्रिया के साथ, और आज हम थोड़े से स्पेस रिलेटेड, डिफेंस रिलेटेड कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स करेंगे जिनके आने की संभावना ज़्यादा होती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, स्पेसिफिकली स्टेट प्रीलिम्स में जो कल है आपका, क्योंकि इसमें आपको पता ही है कि वन लाइनर्स हैं ये और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप एक बार बस स्क्रॉल थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो सब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे एम्बी टैग के बारे में लिखा है। देखो, इसके बारे में हम बिल्कुल मिनिमम जानकारियाँ लेंगे, क्योंकि इसलिए मैंने इसको ये एंड में रखा था, क्योंकि बिल्कुल वन लाइनर्स हैं ये। ठीक है, अब एम्बी टैग क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि किसने प्रोड्यूस किया है। ये IIT रोपड़ ने प्रोड्यूस किया है, और आपको पता होगा कि रोपड़ पंजाब में है। ठीक है, और ये क्या है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस है। बेसिकली कई बार आप देखते हो कि कुछ सामान होता है, जैसे वैक्सीन वगैरह होती हैं, उनको एक टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखा रहना होता है। अगर आपने उस टेम्परेचर से ऊपर या नीचे किया तो वैक्सीन खराब हो जाएगी। तो ऐसी सिर्फ वैक्सीन नहीं, बहुत सारी और भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपका पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया, जिनको एक टेम्परेचर का रेंज चाहिए होता है, उसी के बीच में आप इनको रख सकते हो। तो एम्बी टैग क्या करेगा, बेसिकली ये रियल टाइम आपकी मॉनिटरिंग करेगा टेम्परेचर की। ठीक है, जब वो चीज़ें जहाँ पे रखी हैं, स्टोरेज फैसिलिटी में है, वेयर हाउसिंग में है, या ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो इससे क्या होगा, इससे बेसिकली ये होगा कि अगर आपको पता लग जाएगा कि जो सामान है वो कब खराब होने वाला है, आप उसको पहले कंज्यूम करने की कोशिश करोगे। रिसेंटली आपने ये टर्म सुना होगा, जैसे एक तो था वैक्सीन हेजिटेंसी और एक था आपका वैक्सीन वेस्टेज। ठीक है, इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये एम्बी टैग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, वैक्सीन वेस्टेज आप देखोगे बहुत तरीक़ों से हो रहा था। एक था जब वैक्सीन खुली भी नहीं है तभी वेस्ट हो गई, और एक जब खुल के वेस्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर वैक्सीन को आपने सही टेम्परेचर पे नहीं रखा, वो एक्सपायर होने वाली थी, और आपने उससे पहले वो वैक्सीन को यूज़ करने से पहले आपने क्या करा, सपोज करो कि कोई वैक्सीन है वो अक्टूबर में एक्सपायर हो रही थी, और आपने उल्टा क्या करा, इसको सितंबर में यूज़ करने की बजाय मतलब आप भूल गए कि ऐसी कोई वैक्सीन भी जो अक्टूबर में एक्सपायर हो रही है, और आपने नई वैक्सीन खोल ली, जो हो सकता है कि इसकी एक्सपायरी दिसंबर में हो, तो टेक्निकली ये वाली वैक्सीन वेस्ट हो जाएगी ना। तो ये सब वेस्टेज को आप देखोगे रोकने के लिए भी ये एम्बी टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है क्या, एक्चुअली इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस है। किसने बनाया है, IIT रोपड़ ने बनाया, और क्या करेगा, टेम्परेचर कंट्रोल, जो आपका रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी टेम्परेचर की। ठीक है, और एक यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो काफ़ी इंटरलिंक्ड होता है बाकी कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं साइबर फिजिकल सिस्टम्स। ठीक है, तो साइबर फिजिकल सिस्टम क्या होता है, देखो आपके फिजिकल सिस्टम्स, फिजिकल जैसे सपोज आपकी वॉशिंग मशीन, आपका AC, आपका फ्रिज, ठीक है, ये सारे फिजिकल हैं। अब इसमें क्या हुआ, आपने इंटरनेट लगा के, अब आप क्या कर रहे हो, गाड़ी में बैठ के अपना गीजर ऑन कर देते हो, गाड़ी में बैठ के आपने TV ऑन कर दी। ठीक है, तो ये सब क्या है, साइबर फिजिकल सिस्टम्स का इंटीग्रेशन है, और इसी में आप देखोगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे अपने को याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसने एक नेशनल साइबर फिजिकल सिस्टम्स मिशन करके लॉन्च किया था, 2017 या 18 के आसपास लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये हमें बस पता होना चाहिए कि वो साइबर फिजिकल सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं। ओके, फिर आप देखोगे यहाँ पे आएगा वज्रा कवच। अभी वज्रा कवच क्या है, कुछ नहीं है, कवच मतलब क्या होता है, कुछ कुछ किसी चीज़ पे आप कवच कर रहे हो, मतलब किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका अब प्रोटेक्शन किससे चाहिए, क्या फैल रहा था हमारे यहाँ पे, कोरोना, तो वज्रा कवच क्या हो जाएगा, जो आपको प्रोटेक्शन देगा आपके कोविड-19 से बेसिकली। तो ये किसके लिए बनाया गया था, ये आपने जो ये कोरोना पे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, अपने हेल्थ वर्कर्स जो थे, उनको बेसिकली सॉर्ट ऑफ आप देख सकते हो कि वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए डिसइंफेक्शन सिस्टम आपने बनाया था। ठीक है, इसमें क्या होगा, बेसिकली जो भी आपके PPE किट्स थे जो वो यूज़ कर रहे थे, जो मास्क वगैरह वो यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली बताया कि जब वो उतारेंगे तो हो सकता है कि वो उस चीज़ से इन्फेक्ट हो जाए, तो उनको बेसिकली क्या करना है, आप इस डिसइंफेक्शन सिस्टम के अंदर डाल दो, तो वो जितने भी ट्रेस पार्टिकल्स हैं, वायरल पार्टिकल्स हैं, उनको आप देखोगे खत्म कर देगा, ताकि आपके हेल्थ वर्कर्स जो है वो काफ़ी सेफ रहें। अब इसका राजस्थान से कनेक्शन क्या है कि हम सोच रहे थे, अभी करा नहीं है कुछ, हम सोच रहे थे कि ऐसे टाइप का सिस्टम हम राजस्थान में मतलब बनाने का, ऐसी मशीन्स वगैरह बनाने का सिस्टम हम राजस्थान में शुरू करें। लेकिन अभी ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, ये अभी भिवंडी जो मुंबई में है एक जगह है, वहाँ पे आप देखोगे ये बनाया जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखोगे CMS-01, ये कुछ नहीं है, एक्चुअली होता क्या था कि पहले आपने बहुत सारी सैटेलाइट्स का नाम सुना होगा, रिसोर्स सैट, लैंड सैट, स्कैट सैट, तो इंडिया जो रिसैट, ठीक है, तो बहुत सारी हम लोग सैटेलाइट्स लॉन्च करते थे, कुछ रिमोट सेंसिंग का काम करती थी, कुछ आप देखोगे टेलीकम्युनिकेशन का काम करती थी कि आपसे एक दूसरे की बातचीत करा सके। करेक्ट है, तो होता क्या था कि इनके अलग अलग नाम होते थे। ठीक है, अब इंडिया ने क्या करा है, एक्चुअली बहुत सारी वर्ल्ड की एजेंसीज ये करती हैं, तो इंडिया ने सोचा कि हम भी ऐसा कर लेते हैं। इंडिया ने क्या किया है कि अब हम अपनी सैटेलाइट्स को दो तरीके से नेम करेंगे, या तो वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की कैटेगरी में आएगी, तो उनका नाम EOS और फिर आगे 01, 02 जो भी उनका नंबर होगा वो रखा जाएगा, और एक हो जाएगा आपका CMS, जिसको हम क्या बोलेंगे, आपकी
कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होंगी वही 01, 02 आगे बताता रहेगा कि कौन से नंबर की सैटेलाइट लॉन्च करी है। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि हमने, आप देखोगे अपने ये PSLV C50, ओके, याद रखना है, PSLV C50 से हमने CMS 01 लॉन्च करी है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और ये याद रखना, जनरली मैंने आपको पहले क्लास में बता ही दिया था कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होती है वो आपके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में प्लेस्ड होती हैं। लेकिन क्या ये ज़रूरी है? ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, हमने प्लेस कर रखी है, ठीक है, ताकि हमें सहूलियत रहे, हमें टावर को बार बार हिलाना ना पड़े, ठीक है। इसका देख लो आप, अर्लियर इसको GSAT बोलते थे, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ INSAT और GSAT यही दोनों आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स थी, ठीक है। लेकिन अभी इनका नेम बदल दिया है, तो PSLV C50 CMS 01 हो जाएगा। याद रखना, PSLV C51 से हमने क्या करा है, आपकी अमेजोनिया सैटेलाइट, जो आपके अमेजोन रेन फॉरेस्ट वगैरह को मॉनिटर करेगी, जो ब्राज़ील की सैटेलाइट है, प्लस इसमें और 18 सैटेलाइट्स हमने लॉन्च करी हैं। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो C51 वाला मिशन था, जिसमें ब्राज़ील की आपने सैटेलाइट भेजी है, इसमें आपने गीता भी ऊपर भेजी थी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तस्वीर भी स्पेस में भेजी है, ठीक है। तो ये आप देखोगे, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे एक मे फ्लावर 400, ये क्या है, ये याद रखना शिप है। मे फ्लावर जो है इसका एक, अच्छा ये मैं आपसे पूछती हूँ, ये मे फ्लावर जो नाम है ना, ये ऐसे ही नहीं रखा गया है, ये एक्चुअली किसी इंसिडेंट से या पुरानी शिप से इंस्पायर्ड है। तो आप मुझे बताने वाले हो मे फ्लावर कौन सी शिप का नाम था? ये इंस्पायर्ड है किसी चीज़ से, ठीक है, इसलिए इसका नाम मे फ्लावर रखा गया है। तो मे फ्लावर 400 याद रखना, वर्ल्ड की पहली, अब जो हमने इसका नाम रखा है वो है वर्ल्ड की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप, ओके, जो कंप्लीट आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके अपने आप नेविगेट कर सकती है। इसको ड्राइवर, जैसे हम लोग ड्राइवरलेस कार्स की बात करते हैं ना, वैसे आप देखोगे मे फ्लावर जो है वो विदाउट कैप्टन जिसको हम बोलते हैं ऑपरेट कर सकती है, ओके। अब ये सूत्रा मॉडल आ जाएगा। देखो सूत्रा मॉडल कुछ नहीं है, एक्चुअली एक मॉडल था जो हमारी सरकार यूज़ कर रही थी कोरोना के टाइम पे प्रेडिक्ट करने के लिए कि हमें आगे क्या एक्शंस लेने चाहिए, ठीक है। तो अब है ना, इस पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्वेश्चन उठाया है कि क्या ये सूत्रा मॉडल जो था, क्या वो इफेक्टिव था, क्या बेसिकली आप देखोगे इसने हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स दिए क्या, या फिर यही सूत्रा मॉडल था जिसकी वजह से आप देखोगे इंडिया ने इतना बड़ा फेलियर देखा अपनी सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस में, ठीक है। अब ये सूत्रा मॉडल है क्या? इसमें बेसिकली फुल फॉर्म है, ये सूत्रा जो है इसमें फुल फॉर्म है ससेप्टेबल, अनडिटेक्टेड, टेस्टेड, जो पॉजिटिव टेस्टेड लोग होते हैं, ठीक है, रिमूव्ड अप्रोच। बेसिकली इसमें आप क्या कर रहे हो, देखो वायरस को आप पहले क्या करते हो, भाई ससेप्टेबल कोई जगह होती है वहाँ देखते हो, फिर कितने अनडिटेक्टेड हैं, कितने डिटेक्ट हुए और कितने पॉजिटिव आए, ठीक है, कितनों में आपने वायरस रिमूव कर दिया, तो इसको बोलते हैं सूत्रा मॉडल, ओके। ये बेसिकली मैंने आपको बताया ना कोविड-19 कैसे फैल रहा है, कैसे स्प्रेड हो रहा है, कैसे चल रहा है वो पूरा सिस्टम, इसको प्रिडिक्ट करने के लिए कि अभी क्या चल रहा है वर्सेस फ्यूचर में हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितने केसेस रहेंगे, क्या R0 नंबर रहने वाला है, ठीक है, वो सब चीज़ों को आप देखोगे हम लोग सूत्रा मॉडल से यूज़ करके प्रिडिक्ट कर रहे थे, ओके। अभी फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आपका NGC के बारे में। अब ये NGC क्या है, बेसिकली है ना, देखो ये बहुत ईजी सी चीज़ है, इसका नाम होता है गैलेक्टिक कोर। ये अगर आपको इतना भी याद रहेगा, न्यूक्लियर गैलेक्टिक कोर, ये बेसिकली ऐसे ही याद करना पड़ेगा। मैंने आपको याद है लास्ट जो अपनी साइंस एंड टेक की क्लास थी, मैंने उसके अंदर आपको एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी कि अपनी जो गैलेक्सीज होती हैं वो कुछ तो होती है जिनकी शेप होती है प्रॉपर, ठीक है, अब मतलब शेप नहीं जो डिफाइंड होती है, तो इरेगुलर शेप होगी या स्पाइरल शेप होगी या इलिप्टिकल शेप होगी, और कुछ गैलेक्सीज होती है जिनका जो कोर होता है उसमें से बहुत सारे जेट्स निकलते रहते हैं, बहुत ही एक्टिव आप देखोगे गैलेक्सीज कहलाती हैं वो, ठीक है, क्योंकि उनका कोर एक्टिव होता है। तो ये जो NGC है ना, ये कुछ नहीं है, ये इसी गैलेक्सी का पार्ट है, मतलब ये उस टाइप की गैलेक्सीज के अंदर आता है। समझ में आ गया? अब ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इसकी हमने एक फ़ोटो खींची है। तो नासा के जो हबल टेलीस्कोप है उन्होंने एक NGC 691 करके गैलेक्सी है, वो काफ़ी दूर है ऑब्वियसली हमसे, लेकिन उसकी फ़ोटो खींची है उन्होंने, ठीक है। और हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप, इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर ये आपका केलियोडोस्कोप इफेक्ट, एक्चुअली इसको 22 डिग्री हेलो के नाम से जाना जाता है। देखो मैंने इसलिए बोला ना आपको, ये एक सॉर्ट ऑफ रिविजन सीरीज़ है, फास्ट ट्रैक सीरीज़ है, और इसके अंदर हम लोग बिल्कुल बेतुक की बातें नहीं करनी है, जो जल्दी जल्दी एक एक लाइन में सब कुछ चीज़ें खत्म करनी है, ठीक है। तो केलियोडोस्कोप इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, 22 डिग्री हेलो इफेक्ट बोलते हैं। ये देख रहे हो आप, सन के अराउंड आपको ऐसे दिखेगा कि रिंग सी बन रही है 22 डिग्री वाली, ठीक है, सर्कुलर हेलो, तो इसको हम लोग केलियोडोस्कोप इफेक्ट बोलते हैं। ये आपको हर जगह इंडिया में देखने को मिला था नहीं, ये सिर्फ बैंगलोर के जो सिटीजन थे, आप रेजिडेंट्स बोल सकते हो इनफैक्ट, उनको आप देखोगे ये देखने को मिला था, ओके। और ये याद रखना कि ये सिर्फ सन के अराउंड नहीं, कई बार आपको मून के अराउंड भी देखने को मिलता है, और जब मून में मिलता है तो जनरली आप इसको विंटर हेलो बोलते हो या मून का रिंग भी बोलते हो, ठीक है। और ये कब होगा, बेसिकली देखो मुझे बात बताओ कि ये हो क्या रहा है, यहाँ पे एक रिंग टाइप की चीज़ बन रही है, इसका मतलब है कि नॉर्मल जो सनरेज आ रही होंगी या तो उनका रिफ्लेक्शन हुआ होगा या उनका रिफ्रैक्शन हुआ होगा,
ठीक है, तभी आप देखोगे ऐसे आप फिनोमेना देखने को मिलते हैं। अब रिफ्लेक्शन होता तो आपको कुछ दिखता ही नहीं, इसका मतलब है कि लाइट पूरी रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, रिफ्रैक्ट हुई है, ठीक है, मतलब अपने पाथ में जो जा रही थी उससे डिफ्लेक्ट हो गई है, और इसीलिए आप देखोगे कि आपको ये हेलो देखने को मिल रहा है। अब हम आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो स्पेस होती है, जो एटमॉस्फेयर होता है, उसके अंदर क्या पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। भाई बेस्ट तो आपके आइस क्रिस्टल्स हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपके वाटर ड्रॉपलेट्स में से करता तो रेनबो बन जाता, तो रेनबो तो बन रही नहीं, तो डिस्पर्शन हो जाता। तो इसका मतलब है कि आपके जो आइस क्रिस्टल्स हैं वो बेसिकली जब सनलाइट को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रिफ्रैक्ट कर रहे हैं, उसके वजह से आप देखोगे 22 डिग्री हेलो या फिर केलिडोस्कोप इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर आपका आएगा न्यू अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये देखो नाम से पता लग रहा है, इसमें कुछ मत याद करो। और अर्थ के सिस्टम्स को ऑब्जर्व करने के लिए आपने कोई वेधशाला, प्रयोगशाला बनाई है बेसिकली, ठीक है। अब ये अर्थ के क्या सिस्टम्स को मॉनिटर करेगी, क्लाइमेट चेंज को, फायर्स को, हरिकेन्स को, साइक्लोन्स को, ठीक है, जो आप देखोगे इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं इस टाइम पे। अरेबियन सी ले लो, बे ऑफ बंगाल ले लो, हर आप देखोगे हर 15 दिन, हर एक महीने में आपको नया साइक्लोन देखने को मिलता है, वार्निंग देखने को मिलती है। तो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए नासा ने बेसिकली ऑब्जर्वेटरी सेटअप करी है, ओके। अब एक जो है ये है आपका कैसोनार फॉरेस्ट डिजीज़। देखो इसको हम लोग KFD डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, और ये याद रखना कैसोनार फॉरेस्ट कहाँ पे आते हैं, आपके कर्नाटका, तो वहाँ से आप देखोगे इसका नाम पड़ा है। अब ये कैसोनार फॉरेस्ट डिजीज़ क्या है, जो आपकी फॉरेस्ट में मिलने वाली जो ये माइट्स होती है ना, छोटी छोटी, जो उनके बेसिकली ये काटने से होता है। इनके जो रिजर्वॉयर होते हैं, मंकी, चिंपांजी वगैरह होते हैं, और वहाँ से आप देखोगे ये डिजीज़ स्प्रेड होता है आगे, ओके। और ये याद रखना कर्नाटका में एक बहुत बड़ा हेल्थ इमरजेंसी का चैलेंज बन गया था, और क्योंकि ये मंकी से स्प्रेड होता है, मंकी इसका रिजर्वॉयर होता है। देखो ऐसे होता है कि सपोज करो कोई मंकी है, मंकी के अंदर है ना ये कैसोनार जो फॉरेस्ट डिजीज़ जो है, इसके आप देखोगे जो स्प्रेडिंग आपका पॉइंट है वो इसके अंदर मतलब एग्जिस्ट करते हैं। अब ये मंकी इन्फेक्टेड है, अब मंकी को सपोज करो कोई माइट जो है उसने बाइट कर लिया, ठीक है, और ये माइट ने आके आपको बाइट कर लिया, तो फिर आपको भी ये कैसोनार फॉरेस्ट डिजीज़ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो ये कैसोनार फॉरेस्ट डिजीज़ जो है यहाँ से आते हैं, और इसको मंकी फीवर बोलते हैं, इतना ही हमें याद करना है। फिर ये तो आपका KBC का सवाल है भाई, आई थिंक शायद 12,50,000 रुपये के लिए पूछा गया था। और ये जो ये क्या क्वेश्चन था, उनका भी ये क्वेश्चन था कि कौन सी एक बड़ी कंपनी है जिसने अनाउंस किया है कि वो अगले साल तक अपना, उनका जो जैसे अपना गूगल होता है तो वैसे ही उनका एक वेबसाइट है, सर्च इंजन है, जिसको वो लोग बंद कर देंगे। तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है। जी हाँ, 2022 तक इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं रहेगा, वो रिटायर होने वाला है, उसका 11th वर्जन आया था ये। और वैसे भी आप देख सकते हो अभी एप्पल यूज़र सफारी यूज़ करते हैं, और नॉर्मल यूज़र्स वैसे भी गूगल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। फिर इंडिया का पहला 3D प्रिंटिंग हाउस आप देखोगे तो ये IIT में बनाया गया है। ऑब्वियसली आप इतनी हाईली अगर कुछ आप बोलते हैं ना एकदम ही विकसित टेक्नोलॉजी अगर कुछ करते हो तो ये आप जनरली देखोगे IITs में आपको देखने को मिलेगी। और IIT मद्रास तो वैसे भी फोर फ्रंट पे अभी इस वक्त इनोवेशन के, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस जो है वो IIT मद्रास में बनाया गया है। इतना ही हमें पता होना चाहिए। और 3D प्रिंटिंग के बारे में एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि इसको हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, मतलब पीस बाय पीस मैन्युफैक्चरिंग। समझ में आ गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल है वो है सौरोपोड डायनासोर्स के बारे में। एक्चुअली हुआ क्या है कि मेघालय, ठीक है, जहाँ से आपको पता है कि मेघालयन एज भी निकल के आती है। अच्छा ठीक है, इसके पहले आपको पता है हमारे यहाँ पे ईयन, एरा, पीरियड, एपॉक और एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोलते हैं, करेक्ट है। तो ये ऐसे आपने पूरे अर्थ की हिस्ट्री को ऐसे बांट रखा है, ठीक है। 2 बड़े ईयॉन्स हैं, फिर हर एक की एरा है, फिर उसके पीरियड्स हैं, फिर एपॉक है और फिर एज है, ठीक है। तो आप ये जो होलोसीन एपॉक पढ़ते थे, करेक्ट है। तो ये जो होलोसीन एपॉक था इसके अंदर आपने देखा होगा कि अभी आपने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सबसे पुरानी आपकी ग्रीनलैंडियन एज हो जाएगी, फिर आपकी नॉर्थ क्रिपियन एज हो जाएगी, और फिर आपकी सबसे रीसेंट हो जाएगी मेघालयन एज, ठीक है। ये एक्चुअली न्यूज़ इस साल की नहीं है, ये लास्ट ईयर की न्यूज़ है, लेकिन क्योंकि मेघालय इस साल काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है, इसलिए ये हमें बताना चाहिए कि मेघालयन एज भी कुछ एज होती है जो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सबसे रीसेंट एज है होलोसीन पीरियड के अंदर, ओके। और ये एक्चुअली कहाँ से डिस्कवर करी गई थी? मामलू केव्स करके है मेघालय में, वहाँ से डिस्कवर करी गई थी, ठीक है।
अब एक तो ये चीज़ हो गई मेघालय के बारे में। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको एक बहुत पुराना फॉसिल मिला है सारोपोड डायनासोर का मेघालय से, वेस्ट खासी हिल्स है। अब मेघालय में आपको पता है 3 हिल्स हैं, गारो, खासी और जयंतिया, करेक्ट है। तो आपको खासी हिल से ये सारोपोड डायनासोर का फॉसिल मिला है, ठीक है। अब डायनासोर्स के बारे में आपको पता तो वैसे होगा ही, सबने डायनासोर वाली मूवीज़ भी देखी होंगी, जुरासिक पार्क वगैरह। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे, जैसे अगर आपको ये नहीं पता ना, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे 5 मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स थे, करेक्ट है। ये तो पता है ना आपको, जिसमें आपका डोविनियन, फिर पर्मियन, डोविनियन, फिर आपका ट्रायसिक, जुरासिक, जुरासिक और आपका क्रिटेशियस, ऐसे करके 5 पीरियड्स थे। और इसको पता है याद करने का बेस्ट तरीका क्या है? 450, 350, 250, 150 और 65। मैंने लिटरली इसको ऐसे ही याद किया था और मुझे आज तक इसके मतलब अराउंड ही आंसर्स रहते हैं। एटलीस्ट प्रीलिम्स में तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो, ठीक है। तो पहले वाला आप जैसे आपका यहाँ पे देखोगे तो ये परमीसियन हो जाएगा, डेवोनियन हो जाएगा, फिर आपका ट्रायसिक, जुरासिक हो जाएगा, और ये सारे मिलियन ईयर्स अगो हैं, ठीक है। मतलब आपका 450 मिलियन ईयर्स अगो ये वाली एज एग्जिस्ट, ये वाला मास एक्सटेंशन इवेंट आया। 350 मिलियन ईयर्स अगो ये वाला मास एक्सटेंशन इवेंट आया। 250 मिलियन ईयर्स अगो ये वाला मास एक्सटेंशन इवेंट आया। समझ में आया? तो मैंने आपको क्या बताया, एक तो उनका साल बताया और एक उनका नाम बताया, ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि आपका जो ट्रायसिक जुरासिक पीरियड था, ठीक है, वहाँ से आप देखोगे कि अपने डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे और एकदम क्रिटेशियस पीरियड के एकदम पहले तक एग्जिस्ट करते थे वो, ठीक है। मतलब आपका ट्रायसिक जुरासिक और आपका जुरासिक वाला जो एज था, ठीक है। तो ये दोनों एजेस में आपको डायनासोर्स देखने को मिल जाएंगे, ओके। राजस्थान में भी आपको पता है हमारे यहाँ पे जो फॉसिल पार्क है जैसलमेर में, वहाँ पे भी आपको डायनासोर्स वगैरह के फॉसिल्स देखने को मिले हैं, ठीक है। एंड जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो राजासोरस डायनासोर जो है वो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है। अभी राजा क्या होंगे आप बताओ कि कौन सी स्टेट को रिप्रेजेंट करते होंगे, ठीक है। और जो इंडिया में डायनासोर्स मिलते थे उसमें से 12 पासोर्स जो थे वो सबसे बिगेस्ट थे, मतलब सबसे बड़े थे वो। और ये टायरानोसोरस जो थे वो आप देखोगे फियरसेस थे। इतना याद नहीं करना है, जो याद करना है वो यही है कि कब से कब तक एग्जिस्ट करते थे और अब हमें जो उनके फॉसिल्स हैं वो कहाँ से मिले हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग कैप्टनलेस शिप की बात कर रहे थे, वैसे आप देखोगे हम लोग ड्राइवरलेस कार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूके जो है उसने बेसिकली इनफैक्ट आप देख सकते हो वर्ल्ड में पहली कंट्री बनी है जिसने ये अनाउंस किया है कि वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो होती हैं, जो अभी टेस्ला, गूगल, अमेजॉन, इनफैक्ट आप देखोगे आपका ओला, हर कोई ड्राइवरलेस कार्स पे काम कर रहा है। तो इनको रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर रेगुलेशन लाने की बात करी गई है। कौन सी कंट्री ने करी है? यूके। इनफैक्ट यूके आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड किंगडम इज़ मेड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मतलब बेसिकली यूनाइटेड किंगडम जो होता है उसमें आप देखोगे 4 टेरिटरीज आती हैं, ठीक है। एक आपका नॉर्दर्न आयरलैंड आता है, एक आपका स्कॉटलैंड आता है, एक आपका वेल्स आता है और एक आपका क्या आता है, ठीक है। ये मुझे आप बताने वाले हो। तो ये जो 4 आप बोल सकते हो सॉर्ट ऑफ कंट्रीज मिला के आपका यूनाइटेड किंगडम बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर कि यूनाइटेड किंगडम की आपकी कैपिटल क्या है? लंदन, करेक्ट है। और आपका पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी होती है, ये हमें पता ही है। यूके ने अभी ब्रेक्सिट कर दिया था, यूके ने अभी आप देखोगे यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया है, करेक्ट है ना आपको। उन्होंने लिस्बॉन ट्रीटी का जो आर्टिकल 50 होता है उसको बेसिकली यूज़ करके उन्होंने EU से बाहर निकल गए हैं वो, ठीक है। और एक और चीज़ है, यूके ने याद रखना अनाउंस किया है कि वो कार्बन न्यूट्रल बनने का तैयारी कर रहे हैं 2050 तक। इनफैक्ट आपने यूरोपियन ग्रीन डील के बारे में सुना होगा, वो भी कार्बन न्यूट्रलिटी से ही रिलेटेड है, ठीक है। न्यूजीलैंड पूरे विश्व में पहली कंट्री थी जिसने प्रॉपर रेगुलेशन लाया और बोला कि हम 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव कर लेंगे। चाइना ने भी कार्बन न्यूट्रलिटी अनाउंस करी है 2060 तक। तो क्या इंडिया ने अनाउंस करी है? आंसर है नहीं। इंडिया ने अभी तक कोई टारगेट नहीं दिया है कार्बन न्यूट्रलिटी का, हमने कोई एंड गेम नहीं दिया है कि हम यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल होने वाले हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे आएगा आपका नासा का एग्जाम। ये कुछ नहीं है, बेसिकली आप देखोगे एक अग्रीमेंट था एक एग्जाम स्पेस करके ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ, और जिसमें वो लोग अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस तक भेजेंगे। कुछ नहीं है ये, बस यही था। और इसका जो निकनेम था उन्होंने AX-1 रखा है, ओके। अब DRDO जो है वो ये क्या होता है? आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसी के अंदर आता है, ओके। अब DRDO आपने जो मोस्टली नाम सुना होगा वो डिफेंस पर्पज से सुना होगा कि डिफेंस से रिलेटेड ये बहुत अच्छा काम करती है। पर याद रखना DRDO ने बहुत अच्छे सिविलियन मेजर्स भी लिए हैं, ठीक है। मतलब बहुत अच्छे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो सिविलियंस यूज़ करते हैं। जैसे आप ये मस्कीटो नेट्स वगैरह नहीं देखते हो, तो ये एक्चुअली DRDO ने ही इन्वेंट करे थे। और इससे आप देखोगे कि इंडिया
पे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारे केसेस काफ़ी कम हुए हैं, क्योंकि आप मस्कीटो नेट ऐसे बच्चों के ऊपर लगा देते हो, है ना, या फिर अपने बेड के ऊपर ऐसे टंगा देते हो, तो उससे क्या होता है कि आपको मस्कीटोज नहीं काटते हैं, ठीक है। ये इन्वेंशन DRDO था, क्यों? क्योंकि उनके सोल्जर्स को आप देखोगे हार्श कंडीशंस में रहना पड़ता था, वहाँ पे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे केसेस होने के चांसेस होते थे, तो उन्होंने फिर ये मस्कीटो नेट डिस्कवर किया था। वैसे ही आप देखोगे DRDO जो है वो मेडिसिन में भी काम करते हैं, और इन्होंने अभी 2 मेडिसिन निकाली थी, ठीक है। एक तो आप देखोगे इन्होंने एक ओरल ड्रग निकाली है, जिसको वो लोग 2DG के नाम से बोल रहे हैं, जिसका नाम क्या है 2-deoxy D-ग्लूकोज, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, ये ओरल ड्रग है जो आप ले सकते हो, जो बेसिकली और सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो कि कोरोना से फाइट करने में आपकी मदद करेगी, ठीक है। और एक आप देखोगे DRDO ने इक्विपमेंट भी निकाला था टेस्टिंग, कोविड टेस्टिंग वाला, ठीक है। फिर एक आएगा आपका डीप कोवन, ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली आप देखोगे ये क्या है, देखो कोवन मतलब क्या हो जाएगा, कोविड, करेक्ट है। और ये होगा क्या, कोविड का डिटेक्शन किट है ये बेसिकली, ठीक है। और ये भी आप देखो, मैंने आपको बताया ना, जो DRDO ने टेस्टिंग किट निकाला है वही है ये डिप कोवन, ठीक है। तो DRDO ने जो अपना टेस्टिंग किट निकाला है कोविड-19 का, उसको ही डीप कोवन बोला गया है। और इसका जैसे नाम तो बहुत बड़ा है, इसका नाम है डिपास, ठीक है, VDX कोविड-19 इम्यूनोग्लोबिन। ये क्या है, आपके प्रोटीन्स होते हैं जो आपकी फाइट करते हैं, जो आपको इम्यूनिटी देते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे 2 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, एक IgG और एक IgM, ठीक है। IgM तब बनते हैं जब आप पहली बार किसी चीज़ से इन्फेक्ट होते हो, और IgG आपके लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। समझ में आ गया आपको? तो जनरली जब आप बोले थे ना कुछ लोग एंटीबॉडी टेस्ट कराने जाते हैं, तो वो यही टेस्ट करते हैं कि आपकी बॉडी में IgG या IgM है या नहीं, क्योंकि यही बता सकता है कि अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी है, इसका मतलब है कि आप अगर अभी कोविड-19 पॉजिटिव नहीं हो, देन आप कभी ना कभी तो कोविड-19 पॉजिटिव थे, तभी आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ आई हैं, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी किट है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना कि जब आप टेस्टिंग करते हो कोविड की, तो आप एंटीबॉडीज़ टेस्ट कर सकते हो, आप RT-PCR DNA का एम्प्लीफिकेशन वगैरह कर सकते हो। एलिसा टेस्ट के बारे में बात करी थी हमने, पूल टेस्टिंग के बारे में बात करी थी, CRISPR-Cas9 बेस्ड एक टाटा ने जो टेस्ट निकाला था उसकी बात करी थी, ठीक है। तो बस उसी सिलसिले में याद रखना कि ये क्या है, एक आपका एंटीबॉडी टेस्ट है, ठीक है। फिर एक देखोगे वाइपर रोवर के बारे में। देखो नाम से सुन के तो वाइपर वैसे एक स्नेक भी होता है, बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, डेंजरस स्नेक होता है, वेनोमिनस स्नेक होता है, एकदम पतला सा ऐसा सिकड़ा सा स्नेक होता है। पर ये वाइपर वो वाला नहीं है, ये एक रोवर है। और रोवर हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि रोवर जो होता है वो आपका, जैसे आप मंगल ग्रह हो गया, मून की सतह हो गई, तो वहाँ पे आप देखोगे ऐसी जो आपकी कार्स नहीं, छोटी मोटी रोबोट टाइप की चीज़ होती हैं जो इधर उधर जाएगी, उसकी सतह पे घूमेगी, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, तो वो होते हैं आपके रोवर, ठीक है। अब जैसे हमने इंजेन्युइटी, आपका परसिवरेंस, ये सारी चीज़ें मार्स के रिस्पेक्ट में पढ़ी थी जो नासा ने लॉन्च करी थी, वैसे आप देखना नासा ने अभी एक मून पे एक रोवर भेजने की बात करी है 2022-23 तक, वो है आपका वाइपर रोवर, ठीक है, जो वहाँ पे बेसिकली आपका वाटर और आइस की प्रेजेंस को मेजर करेगा, ठीक है। फिर एक है आपका ये SBRIS सैटेलाइट। अब ये क्या है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये आपका याद रखना कि जो अपनी देखो इसको कैसे याद रखोगे कि आपने आजकल देखा होगा कि हमारा जो वॉरफेयर होता है पहले लैंड पे होता था, फिर आप देखोगे नदियों में होने लगा, मतलब समुद्र में होने लगा, फिर आप देखोगे एयर वॉरफेयर आया, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे हम लोग स्पेस में, इसके बाद हम चले गए स्पेस में, करेक्ट है, स्पेस वॉरफेयर आया, और फिर आपका आप देखोगे साइबर वॉरफेयर आया, ठीक है। अब ये जो स्पेस वॉरफेयर है, इसमें होता क्या है कि बहुत सारी आपने देखा होगा मिसाइल्स वगैरह आजकल, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो फ्यूचर में मिसाइल्स वगैरह या आपके जो वेपन्स हैं वो स्पेस से लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखें। तो आपकी कंट्री के पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो स्पेस से आने वाली जो मिसाइल्स वगैरह हैं इनको आप देखोगे इंटरसेप्ट कर सके, अर्ली वार्निंग आपको प्रोवाइड कर सके। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये SBRIS सैटेलाइट क्या है, ये USA के द्वारा लॉन्च करी हुई सैटेलाइट है, ताकि अगर ऐसी कोई मिसाइल हिट करने वाली हो तो वो पहले से ही ये सैटेलाइट क्या करेगी, वार्न कर देगी, ठीक है। और मतलब एक सॉर्ट ऑफ डिफेंसिव शील्ड प्रोवाइड करेगी आपकी कंट्री को, ठीक है। किसने लॉन्च करी है? ऑब्वियसली बहुत ही एडवांस सिस्टम है ये, तो ये USA ने लॉन्च करी है। अब इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या आती है आपकी, वो एंटी सैटेलाइट जो टेस्ट इंडिया ने किया था जिसको हम क्या बोलते हैं, मिशन शक्ति, याद है? ये आपके इसरो और किसने, DRDO ने मिलकर किया था, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या करा था, हमने एक लाइव सैटेलाइट थी जो अर्थ के अराउंड घूम रही थी, जो इसरो ने पहले लॉन्च करी थी, उसको बेसिकली हमने आप देखोगे ये सैटेलाइट मिशन के अंदर आप सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो कि मार गिराया था, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और इसने इंडिया को ऐसा करने वाला 4th नेशन बनाया था जिसके पास एडवांस कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि वो एक घूमती हुई सैटेलाइट को, लाइव घूमती हुई सैटेलाइट को भी ट्रैक करके हिट कर सकता है और उसको डिसेबल कर सकता है, ठीक है। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है गाइस ये ऐसा नहीं है कि हर नेशन इनको डेवलप कर सकता है।
फिर आप देखोगे ज़्यूरोंग। ज़्यूरोंग क्या है आपका, ये कुछ नहीं है, याद रखना ज़्यूरोंग का नाम आ जाए तो चाइना का नाम दिमाग में आ जाना चाहिए। और ये चाइना जो है, जैसे अपना इंजेन्युइटी हो गया, परसिवरेंस हो गया, ये सब क्या है, मार्स के एक्सप्लोरर हो जाएंगे जो नासा ने लॉन्च करे हैं। वैसे ही चाइना जो है वो भी अपना एक आप देखोगे प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन रोवर बना रहा है जिसका नाम है ज़्यूरोंग, जो कहाँ पे भेजेगा, मार्स पे। ठीक है। फिर प्रोजेक्ट निम्बस। अब प्रोजेक्ट निम्बस को बताएं, सुन के आपको क्या याद आता है कि निम्बस क्या होते हैं, आपके क्लाउड्स होते हैं, करेक्ट है। ये बारिश वाले क्लाउड्स होते हैं, ब्लैक कलर के क्लाउड्स होते हैं, करेक्ट है। अब प्रोजेक्ट निम्बस सुन के ये मत सोच लेना कि हम आर्टिफिशियल क्लाउड्स बना के बारिश करने वाले, नहीं। ये प्रोजेक्ट निम्बस मतलब क्या है, आपका क्लाउड। क्लाउड कौन सा वाला, आपका डिजिटल क्लाउड। ठीक है। ये जो आपकी क्लाउड सर्विसेज नहीं होती जिसमें आपको आप सारा डेटा क्लाउड में स्टोर कर सकते हो, आपको अपने लैपटॉप में कुछ स्टोर करने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री डिजिटल स्पेस मिलती है। ठीक है। तो ये आप देखोगे एक प्रोजेक्ट है जो गूगल और अमेजॉन दोनों मिलके आप देखोगे क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात करें। आपको पता है ना कि अमेजॉन की क्लाउड सर्विसेज एग्जिस्ट करती है, तो बस अब इतना याद रखना कि जो इसराइल है, इसराइल अपना एक बहुत बड़ा क्लाउड प्रोजेक्ट चालू करना चाहता है जिसके थ्रू वो वेरियस सर्विसेज देना चाहता है, और उसमें उन्होंने गूगल और अमेजॉन को साथ में लिया है ताकि वो मिलिट्री और पब्लिक, मतलब कुछ जो उसके सेक्शंस होंगे वो मिलिट्री के लिए होंगे, कुछ सेक्शंस होंगे उसके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या जो उनकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो अपना डेटा वगैरह स्टोर कर सकेंगे। ठीक है। तो प्रोजेक्ट निम्बस कौन सी कंट्री का है, इसराइल का है, बहुत ही एडवांस है, तो ऐसा याद रखना इसराइल है। ठीक है। फिर इंडिया का गगनयान मिशन हो जाएगा। ये कुछ नहीं है, गगन में यान मतलब हम लोग इंडिया का पहला बेसिकली आप बोल सकते हो मैंड मिशन भेजना चाहते हैं, और इसके लिए इसरो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहा है। हमने आप देखोगे रिसेंटली वो इंडिया के गगनयान सूट्स जो थे वो भी दिखाए गए थे कि कैसे दिखने वाले हमारे एस्ट्रोनॉट, जो सूट पहनते हैं ना अपने स्पेस सूट्स, वो दिखने वाले हैं। फिर आप देखोगे इसके लिए केयर मॉड्यूल का नाम सुना होगा आपने, री एंट्री का नाम सुना होगा आपने, रीयूजेबल व्हीकल का नाम सुना होगा आपने, पैड अबॉट टेस्टिंग का नाम सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपके गगनयान मिशन से। गगनयान में क्या करने वाले हैं, इंडिया अपना मैंड मिशन भेजेगा स्पेस में। ठीक है। वो 7 दिन तक वहाँ पे रहेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करेंगे और वापस इंडिया आएंगे। अभी तक आप देखोगे कौन सी कंट्रीज़ ने स्पेस में अपने लोग पहुँचाए हैं, यूएसए, रशिया और चाइना। तो अगर इंडिया सक्सेसफुल हुआ तो हम चौथे नेशन होंगे जो आप देखोगे अपने खुद के रॉकेट से, अपने खुद के शटल से हम लोग अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज के वापस ला सकेंगे। इससे आप सोचो हमारे कितने सारे पैसे, एक तो खर्च जो हम करते हैं रशिया के थ्रू अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने में, या आप देखोगे यूएस के थ्रू भेजने में, वो कम कर पाएंगे। हम चाइना से कम्पीट कर पाएंगे। स्पेस वॉरफेयर जैसे होता है हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें भी आप देखोगे इंडिया काफ़ी ऊंचे लेवल पे पहुंच जाएगा। ठीक है। और याद रखना गगनयान मिशन में हम लोग 2 कंट्रीज़ का साथ ले रहे हैं, एक तो रशिया हो जाएगा और एक आपका फ्रांस हो जाएगा। रशिया में हमारे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है, और जो फ्रेंच एजेंसी है CNES, मैंने आपको लास्ट टाइम इसका नाम भी बताया था, तो वो भी आप देखोगे हमें हेल्प कर रही है। ओके। और गगनयान मिशन में ऐसा नहीं है कि बस हमने रॉकेट बनाया और पहले ही अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेज देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले हम 2 अनमैन्ड मिशन करने वाले हैं। अगर वो सक्सेसफुल रहे, पहले वाले में तो हम लोग सिर्फ अपना रॉकेट भेजेंगे और वापस बुलाएंगे उतने सारे लोड के साथ, ताकि हम ये देख पाएँ कि वो सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सेकेंड वाले में हमारा प्लान है कि हम, आपने वायोम मित्रा का नाम सुना होगा, तो ऐसा करके हमने एक रोबोट बनाया है, तो हम सोच रहे हैं कि हम इसको भेजेंगे। और थर्ड वाले में फाइनली हम लोग उसको मैंड भेजेंगे, मतलब वहाँ पे हम 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे। और ट्रेनिंग अभी याद रखना 4 एस्ट्रोनॉट्स की दी जा रही है, और ये 4 एस्ट्रोनॉट्स कौन है, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं। ओके। फिर अब जो रिसेंटली न्यूज़ में था ना, वो था ये नॉन फंजिबल टोकन्स। ये क्या होते हैं, देखो ओके, अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि आपके पास 10 रुपये का नोट है, ठीक है, तो 10 रुपये का जो नोट है वो लीगल टेंडर है। आप बोलोगे हाँ मैम, क्यों? क्योंकि लीगल टेंडर कब होगा, जब आप देखोगे वो देश की करेंसी है और वो एक्सेप्टेबल है। मतलब अगर आप उसको किसी को पेमेंट के लिए दो तो आपको वो बंदा डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं मैं 10 रुपये का नोट एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो ऐसा तो है नहीं। अगर आपने कोई 10 रुपये का सामान खरीदा है और उसके बदले में आप उसको 10 रुपये का नोट दोगे तो वो एक्सेप्टेबल है, करेक्ट है। तो ये टोकन्स क्या होते हैं, अब ये टोकन्स जो है ना, मोस्टली आप देखोगे, सपोज करो कोई पेंटिंग है, अब उस पेंटिंग की वर्थ कुछ भी हो सकती है। मेरे लिए 1 रुपये हो सकती है, आपके लिए $1 बिलियन हो सकती है, करेक्ट है ना, क्योंकि ये तो बहुत सब्जेक्टिव है। वैसे ही आप देखोगे कि आपका कोई काम है, या हो सकता है कि ट्विटर का मालिक है, उसकी पहली ट्वीट, ठीक है, अब मेरे को लग रहा है कि यार इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है, बना दी ट्विटर बना दिया। अब आगे आप देखोगे कि बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप बोलो कि भाई इसने तो डिजिटल रेवोल्यूशन लाया था, तो इसकी ट्वीट अगर बिकेगी तो $बिलियंस में बिकेगी। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं, ठीक है, सपोज करो कोई फोटोग्राफ है,
या बिल गेट्स और आपकी फोटोग्राफ है, ठीक है, सपोज करो, तो उसमें क्या होगा, अब इसकी सब्जेक्टिव वैल्यू देखो, आपके लिए कितनी वैल्यू होगी, आप तो बोलोगे मेरे लिए तो प्राइसलेस है ये, मतलब मेरे लिए तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बराबर है। हो सकता है सामने वाला बोले भाई मेरी फोटो थोड़ी है, तो मेरे लिए थोड़ी मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, लेकिन आप ये चाहोगे कि आप इस फोटो पे अपना इम्प्रिंट कर सको, कॉपीराइट लगा सको, ताकि और कोई इस फोटो को ना ले सके। या सपोज करो कोई पेंटिंग है, आप नहीं चाहते कि और कोई इस पेंटिंग को ले, आप चाहते हो कि ये जो पेंटिंग है इस पर आपका कॉपीराइट बन जाए, तो अगर कल को फ्यूचर में अगर आप ये पेंटिंग सेल करो तो एटलीस्ट आपको उसके पैसे मिले। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ों के लिए आप देखोगे आपका टोकनाइजेशन और ये नॉन फंजिबल जो टोकन होता है उसका पूरा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ठीक है। देखो अब यहाँ से जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो आता है आपका फंजिबिलिटी और नॉन फंजिबिलिटी का, ठीक है। फंजिबिलिटी मतलब क्या होता है, जिसको आप इजीली इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब मैं आपको पेंटिंग दूँ, आप उसके बदले मुझे मनी दे दो, लेकिन आप मुझसे क्या पूछोगे, मैम कितना पैसा दूँ मैं आपको, 1 रुपये, 1 मिलियन, 1 बिलियन, कितना? तो जब आप ये तय नहीं कर पाओ ना, तो वो हो जाता है आपका नॉन फंजिबल। मैं अभी टोकन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ एसेट, कोई भी एसेट हो वो फंजिबल और नॉन फंजिबल कब कहलाएगा। फंजिबल क्या है, मैंने आपको कुछ दिया, आपने उसके बदले मुझे पैसे दे दिए, मैंने आपको टमाटर दिए, आपने मुझे उसके बदले में 40 रुपये दे दिए, करेक्ट है। मैंने आपको पेंटिंग दी, आपने मुझे बोला भाई कितने दूँ, 10 रुपये दूँ, मिलियन दूँ, बिलियन दूँ, करोड़ दूँ, क्या दूँ, तो वो हो जाएगा आपका नॉन फंजिबल। ओके, तो जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूँ, तो आपका 10 रुपये का जो नोट था, अगर आपने किसी शॉपकीपर को दिया और आपने बोला मुझे 5-5 के 2 सिक्के दे दो, तो वो क्या है, आपका फंजिबल एसेट है, ठीक है। और नॉन फंजिबल क्या हो जाता है कि आपको बता दिया कि कुछ ऐसी यूनिक चीज़ होगी कि आप उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते होगे, मतलब उसकी एक एक्सचेंज वैल्यू डिफाइन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अब जब आप ऐसी चीज़ों को डिजिटल स्पेस में सपोज करो उनकी लिया बेकी करना चाहते हो, उनको आप देखोगे ट्रेडेबल एसेट बनाना चाहते हो, तो वहाँ से आता है आपका नॉन फंजिबल टोकन्स का कॉन्सेप्ट। ओके, बस इतना ही था, इतना ही याद करना है, इतना ही पूछा जाएगा। ओके, फिर आपका एक टॉपिक है वो है एको और बायफ्रॉस्ट का। एक्चुअली ये कुछ है नहीं, फेसबुक जो है वो सोच रहा है कि अपनी जो इंटरनेट केबल्स होती हैं, ठीक है, वो डालेगा ताकि मतलब वर्ल्ड के इस एंड से वर्ल्ड के उस एंड तक आप कनेक्शन दे सको। अब लास्ट इधर क्या है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो जाएंगी, और उस एंड में आपका क्या हो जाएगा, आपका नॉर्थ अमेरिका, करेक्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक कि वो बहुत लंबी लंबी इंटरनेट केबल्स डालने की बात कर रहा है, और इसका नाम उन्होंने यही रखा है, इको ऑफ बायफ्रॉस्ट, ठीक है। तो याद रखना, ऑब्वियसली ये अलग से तो खुद से कर नहीं पाएंगे, इनको बड़ी बड़ी कंपनीज का सहारा लेना पड़ेगा भाई, बिल्कुल पाइपलाइंस की तरह वो जाती है नीचे से, सारे समुद्र के बीच में से जाती हैं, ठीक है। और इनके ऊपर कितनी कवरिंग करनी पड़ती है ताकि उनके ऊपर पानी और बाकी कोई चीज़ों का इरोजन का इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये लोग गूगल और बहुत सारी कंपनीज उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे, लेकिन मेजरली आपको ये याद रखना है कि फेसबुक का जो प्रोग्राम है एक एंड से दूसरे एंड तक कनेक्ट करने का, उसमें अंडर सी आपको जो केबल्स डालनी है उसका नाम है ये इको और बायफ्रॉस्ट, ठीक है, बायफ्रॉस्ट बोल लो बेसिकली। फिर आप देखोगे आपका ये वाला मोबाइल ऐप आ जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इसका अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो इसलिए यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी का मोबाइल ऐप आया है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, बेसिकली जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनीज वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उनको एजुकेट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने एक फंड बनाया था, उस फंड को कंट्रोल करने के लिए आपने अथॉरिटी बनाई थी, अब उस अथॉरिटी को आपने ऑनलाइन ले आए ऐप के थ्रू। इसमें क्या होगा कि आप लोगों तक फाइनेंशियल अवेयरनेस पहुंचाओगे, आप उनको एजुकेट करोगे, आप प्रोटेक्शन बढ़ाओगे इन्वेस्टर्स का, ताकि ऐसा नहीं हो कि वो गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, उनके पैसे डूब जाएं, ठीक है। और ये MCA 21 पोर्टल क्या है, ये तो आपको पता ही होगा कि अभी इसका फेज़ 3 लॉन्च किया गया था, करेक्ट है। और ये MCA 21 पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है, एक्चुअली इसका फुल फॉर्म ही यही है। MCA 21 का मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। और उसका ये पोर्टल हो जाएगा जहाँ पे कंपनीज आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रिलीज़ करती हैं, आपको सारी कंपनीज का वहाँ पे स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड जो भी वो रिलीज़ करती है पब्लिकली वो मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे गवर्नमेंट टू बिजनेस जो इंटरेक्शंस होते हैं वो भी इस पोर्टल के थ्रू किए जा सकते हैं, ठीक है। और सिटीजन्स भी आके यहाँ से आप देखोगे बहुत सारा डेटा ले सकते हैं। ओके, ये जो अपना नेशनल प्लान था फॉर ई गवर्नेंस, ठीक है, तो उसके अंदर 2007 में जो लॉन्च किया गया था, उसके अंदर हमने 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे थे, मतलब हर एक फील्ड में, जैसे EFIR हो गया, कोर्ट हो गया, तो ऐसे करके हमने 27 प्रोजेक्ट लॉन्च करे थे, जो हमने बोला था कि इनको हम डिजिटली अब रन करेंगे, ताकि हम लोग सिटीजन्स का और बाकी सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ गवर्नमेंट का इंटरेक्शन बेटर कर सकें। उसी के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का प्रोजेक्ट था वो था MCA 21। ओके, फिर यहाँ पे आएगा कि रशिया ने अभी 38 सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं 18 कंट्रीज़ के लिए। इनफैक्ट आप देखोगे ये पहली बार ऐसा होगा कि 18 कंट्रीज़ की सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च करी जा रही हैं। लेकिन हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स किसने लॉन्च करी है, टेस्ला ने, स्पेस एक्स ने, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम ही देख लिया था,
तो क्योंकि आई थिंक 138 सैटेलाइट लॉन्च करी थी ना स्पेस एक्स ने एक साथ, लेकिन रशिया ने अभी क्या करा है, बहुत सारी कंट्रीज़ की एक साथ सैटेलाइट लॉन्च करी है और ये ऐसा पहला देश बन गया है। ओके, और रशिया के रॉकेट्स का नाम क्या होता है, सोयूज, हम पहले भी देख चुके हैं। और रॉसकॉसमॉस जो है उनकी स्पेस एजेंसी है। जैसे फ्रांस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, CNES। अपनी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, इसरो। नासा किसकी स्पेस एजेंसी का नाम है, USA। ठीक है, वैसे रॉसकॉसमॉस किसका नाम है, आपका रशिया का। ठीक है, और ये याद रखना, इसमें उन्होंने एक सैटेलाइट और लॉन्च करी है जहाँ पे वो आर्कटिक पे नजर रखेंगे बेसिकली, कि आर्कटिक में क्या क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, क्या एनवायरनमेंट है। क्योंकि आपको पता होगा कि रशिया ने अभी एक साल पहले ही एक शिप निकाली थी जिसका नाम था आर्कटिका। ये आर्कटिका कौन सी शिप है, बेसिकली ये जो आर्कटिक ओशन में जो बड़ी बड़ी आइस होती है ना, आइस की परत होती है, ठीक है, उसको ब्रेक करने के लिए शिप ब्रेकर है। और ये न्यूक्लियर फ्यूल्ड है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको अगर शिप ब्रेकर नहीं, सॉरी, आइस ब्रेकर है। ठीक है, ये आइस ब्रेकर शिप है। अगर आप सोचो इतनी मोटी मोटी अगर आपको आइस की परत ब्रेक करनी है तो आपको एनर्जी लगेगी, तो वो एनर्जी आप कहाँ से लाओगे, आप मिडिल ऑफ नोवेयर हो, मतलब आप आर्कटिक ओशन में वो जो बर्फ है उसके बीच में खड़े हो, तो कैसे ब्रेक करोगे, एनर्जी कहाँ से लाओगे, तो वो आएगी आपके शिप के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट से। तो ये आर्कटिका जो थी वो रशिया के द्वारा एक शिप थी जो आइस ब्रेक करेगी आर्कटिक रीजन में। ठीक है, और रशिया आप देखोगे बहुत सारा काम कर रहा है आर्कटिक रीजन में। और इनफैक्ट आप देखोगे जो आर्कटिक काउंसिल है जिसमें 8 मेंबर्स होते हैं परमानेंट, उसमें रशिया भी है। इंडिया आर्कटिक काउंसिल का क्या है, ऑब्जर्वर है। ठीक है, मेंबर नहीं है, क्योंकि मेंबर सिर्फ वही कंट्रीज होंगी जो आर्कटिक ओशन को सराउंड करती हैं, जो उससे बाउंड्री लगाती हैं। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी आएंगी, USA, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया, 8 कंट्रीज है। ठीक है, फिर ये अमेजोनिया सैटेलाइट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, PSLV 51 से लॉन्च करी गई है और इसके साथ साथ हमने और क्या क्या भेजा है। ठीक है, फिर ये आप है ना, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एक्चुअली, ये एक्चुअली अर्थ की 5th लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो, हम जब अर्थ के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं अर्थ का एटमॉस्फेयर, जिसमें आप देखोगे 5 लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं। फिर एक हम अर्थ का पढ़ते हैं ये इंटीरियर्स, जिसमें हम पढ़ते हैं उसका क्रस्ट, मेंटल और कोर। करेक्ट है। फिर हम आप जब क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ते हो तो कोर को आप 2 पार्ट में पढ़ते हो, एक होता है आउटर कोर और एक होता है इनर कोर। आउटर कोर में आप पढ़ते हो कि लिक्विड है और इनर कोर आप देखोगे सॉलिड है। करेक्ट है। अब है ना, साइंटिस्ट ऐसा बोल रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे जो कोर ऑफ द प्लैनेट है, ये अर्थ है, उसके अंदर एक और हिडन आप बोल सकते हो एक और लेयर हो सकती है, जिसको हम लोग 5th लेयर का नाम देंगे, मतलब वो अर्थ की 5th लेयर कहलाएगी। ठीक है, और ये जो हम लॉन्ग टर्म इतने टाइम से स्टडीज़ करते हुए आ रहे हैं, हमारा जो पूरा नैरेटिव है, हमारी जो पूरी साइंस है, उसको ही हिला के रख देगी ना ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसके बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, और बस इतना पता होना चाहिए कि वो इनर मोस्ट ऑफ द इनर लेयर होगी। मतलब अब इसके अंदर भी बस इस यहाँ पे, मतलब अर्थ के सेंटर से 650 किलोमीटर तक उसका आप देखोगे रेडियस या डायमीटर हो सकता है, और वो वाली जो लेयर होगी वो आपकी नई 5th लेयर होगी। ठीक है, लेकिन अभी ये प्रपोज्ड ऐसा कुछ इसको कंफर्म नहीं किया गया है। ठीक है, फिर ये मोबाइल सेवा ऐप क्या है, ये कुछ नहीं है, ये पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड हमारी खुद की सेवा ऐप है। एक्चुअली ये ऐप नहीं है, ऐप का स्टोर है, जैसे हम बोलते हैं ना गूगल प्ले स्टोर। तो प्ले स्टोर में जब जाते हो तो आप ऐसा करके सिग्नल होता है, सिंबल होता है, और इसमें से आप बहुत सारी जो ऐप्स चाहिए आपको वो डाउनलोड करते हो। तो इंडिया ने अपना खुद का अभी ऐप स्टोर बनाया है, जिसमें आप जाके ऐप्स वगैरह को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बस यही है, ये हमारा खुद का इंडिजीनियस ऐप है। ओके, फिर आप देखोगे पहली बार नासा ने एक्चुअली जो मार्स से सिग्नल्स आए थे, ठीक है, ऑडियो सिग्नल्स जो आए थे, जो कैप्चर करे हैं उनके रोवर ने, परसिवरेंस रोवर ने, और जुरांग रोवर किसका था, चाइना का। तो वो आप देखोगे अभी रिलीज़ करें। ठीक है, और ऑब्वियसली आप विंड की थोड़ी थोड़ी क्रैकलिंग जैसी आवाज़ सुन सकते हो। बाकी इसमें कुछ एग्जाम परस्पेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस ये टर्की का जो सालदा लेक है, ये पता होना चाहिए कि सालदा लेक है कहाँ पे। ठीक है, सालदा लेक याद रखना आपका टर्की में है। और मतलब ओके, आपने ये सुना होगा कि जब हम बाहर के जो प्लैनेट्स होते हैं या एस्टेरॉइड्स होते हैं या मीटियोर्स होते हैं, इनको जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जब सैंपल्स वापस आते हैं तो हमें ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ के जो रॉक सैंपल्स हम वापस लेके आए हैं वो काफ़ी मैच कर रहे हैं अर्थ में कोई जगह से। ठीक है, तो वैसे ही आप देखोगे जो सालदा लेक टर्की है, यहाँ पे कुछ सैंपल्स थे मिनरल्स वगैरह के, रॉक डिपॉजिट्स के। वो आप बोल रहे हो कि जो आपका मार्स में एक क्रेटर नहीं जिसका नाम है जेरिजो क्रेटर, जहाँ पे आप देखोगे इनफैक्ट नासा ने जो परसिवरेंस रोवर वगैरह लैंड किया है, तो उसी जेरिजो क्रेटर के जो रॉक सिंबल्स और सैंपल्स जो भी आप बोल रहे हो वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो काफ़ी मैच कर रहे हैं हमारे यहाँ पे जो टर्की में सालदा लेक है उससे, जो भी उसका कॉम्पोजिशन वगैरह होगा। तो इससे क्या होगा कि फ्यूचर में सपोज करो कि आपको कोई मिशन लॉन्च करना है और आपको जेरिजो क्रेटर पे मिशन लॉन्च करना है, तो आप है ना जो भी अपनी टेस्टिंग होगी, फ्लाइट की टेस्टिंग वगैरह, वो सालदा लेक के आसपास आके वहाँ के सैंपल्स को यूज़ करके कर सकते हो। ठीक है, तो खर्चा भी बचेगा, आपका इनोवेशन भी बढ़ेगा, एक्सप्लोरेशन भी बढ़ेगा। ठीक है,
फिर एक है आपका आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। अब ये मुझे बताओ आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होगा। रियल फोटोसिंथेसिस तो आपकी लीव्स करती है कि भाई CO2 ले लिया, वाटर ले लिया और आपका ग्लूकोज प्रोड्यूस कर दिया, आपका खाना प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस क्या होगा, जब आप इस नेचुरल होने वाले फोटोसिंथेसिस को रेप्लिकेट करोगे। लेकिन इसके अंदर रेप्लिकेशन जब आप कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, CO2 की जगह CO ले रहे हो। आप कार्बन बेसिकली मतलब सॉरी, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि सोलर एनर्जी, देखो एक मिनट, ये जो फोटोसिंथेसिस होती है उसकी रिएक्शन क्या होती है पहले वो समझो। तो ये अपना CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसको हम HNU लिखते हैं, करेक्ट है। और यहाँ पे आप क्लोरोफिल भी लिखते हो कई बार, और इससे मिलता है आपको C6H12O6 प्लस आपका ATP, ठीक है। अब ये होता है आपका फोटोसिंथेसिस, और अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका रेस्पिरेशन का रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि रेस्पिरेशन में आप फूड कंज्यूम करते हो और फोटोसिंथेसिस में आप फूड बनाते हो। यहाँ पे ATP निकलता है और रेस्पिरेशन में आपका ATP कंज्यूम होता है। फोटोसिंथेसिस आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है। रेस्पिरेशन आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि आपका एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। ये तो बेसिक डिफरेंसेस हो गए। अब फोटोसिंथेसिस में ही ये तो होता है नेचुरली जो हमारी फूल पत्तियाँ वगैरह करती हैं, ठीक है। अब इसी को आप इमोलेट करके आर्टिफिशियली करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली आप इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की बजाय आप CO2 को CO में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। और फिर CO को आपको पता है कि CO आपकी सिन गैस जो होती है, जो CO प्लस H2 होती है, और उसमें थोड़ा बहुत CO2 भी होता है, और ये आपकी क्या होती है, सिन गैस आपकी फ्यूल गैस होती है, जिसको आप हीटिंग पर्पसेस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए, इंटरनल कंबशन इंजन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली आप आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस जो कर रहे हो वो खाना तो बना नहीं सकते, तो आप क्या कर रहे हो, CO2 को CO कन्वर्ट कर रहे हो, ताकि CO जो है फिर आगे आप कंबशन इंजन में हीटिंग पर्पसेस वगैरह के लिए यूज़ कर सको, ठीक है। अब जैसे हमारा व्हाट्सएप है ना जो आप देखोगे इंडिया का ऐप नहीं है, जो US में बेसिकली कंपनी है, वैसे आप देखोगे हमने एक इंडिजीनियस अपना ऐप बनाया है जिसको हम बोलते हैं संदेश ऐप। ये बनाया किसने है, NIC ने, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने बनाया है। ये पहले याद रखना सिर्फ जो आर्मी और जो एजेंसीज होती हैं, ऐसी वाली एजेंसीज होती हैं, उनके लिए बनाया गया था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह के लिए था। लेकिन अब इसको आप कोई भी डाउनलोड कर सकता है, आप इसको जाके डाउनलोड करो और एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हो। इसमें एक अच्छी सुविधा क्या है कि अगर कोई मैसेज कॉन्फिडेंशियल है, कोई बहुत ही हाईली प्राइवेट मैसेज है, तो उसको आप मार्क करके भेज सकते हो कि मैसेज कॉन्फिडेंशियल है, ताकि सामने वाले को पता लग जाए कि ये कॉन्फिडेंशियल मैसेज है, इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है। लेकिन इसमें वही था कि एक ड्रॉबैक भी है कि अगर आपने अपना फ़ोन नंबर चेंज कर लिया तो आपको फिर वापस से नया ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और रजिस्टर करना पड़ेगा। मतलब आप डुअल नंबर्स एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और आप अपने email ID से, मोबाइल नंबर से किसी से भी रजिस्टर कर सकते हो इस पर्टिकुलर ऐप पे। फिर ये RH560 क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रोहिणी सैटेलाइट्स। क्या बोलते हैं इनको, रोहिणी सैटेलाइट्स। एक्चुअली होता क्या है, इनको हम लोग साउंडिंग रॉकेट्स बोलते हैं। देखो ये वो रॉकेट्स हैं जो आपको स्पेस तक नहीं ले जाने हैं, लेकिन आपको जो अपना एटमॉस्फेयर होता है, जो अपर एटमॉस्फेयर है, वहाँ तक ले जाने, ठीक है। और वहाँ पे जाके आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं छोटे मोटे, तो उसके लिए आप साउंडिंग रॉकेट्स यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये साउंडिंग रॉकेट्स जो है ना, इंडिया में इनको रोहिणी सीरीज़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रोहिणी सीरीज़ 30, 50, 70 ऐसे करके आपने बहुत सारे सुने होंगे। तो ये RH560 वगैरह जो है ना, ये सारे आपके रोहिणी रॉकेट्स हो जाएंगे, यानी साउंडिंग रॉकेट्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये आपका E-सोर्स क्या है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि IIT मद्रास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को बेटर मैनेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लेके आया है जिसका नाम है E-सोर्स, ओके। एक सॉर्ट ऑफ मार्केट प्लेस होगा जहाँ पे लिया बेची कर सकोगे आप वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का, ठीक है। फिर एक है आपका AEG-12। अब ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये आप देखोगे आपका प्रोटीन होता है जो मस्किटोज में देखने को मिलता है, ठीक है। एंड ये याद रखना कि देखो कुछ मस्किटोज होते हैं, जैसे मैंने बोला कि मलेरिया, अब जैसे एनोफिलीज मस्किटो है, ठीक है, फीमेल एनोफिलीज मस्किटो है, वो मलेरिया वायरस, जो अपना मलेरिया आप देखोगे प्रोटोजोआ आपकी पैरासाइट होती है, उसको अपने अंदर रख सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हो सकता है कि मस्किटोज हों जो पर्टिकुलर वायरस को कम करते हो अपनी बॉडी के अंदर, तो वही आप देखोगे ये AEG वो प्रोटीन है जो मस्किटोज के अंदर अगर इंसर्ट कर दो तो वो कुछ वायरस होते हैं, जैसे जीका हो गया, येलो फीवर हो गया, वेस्ट नाइल हो गया, जो आपको पता है कि या तो एडीज या फिर क्यूलेक्स मस्किटोज से होते हैं, तो उसको आप देखोगे इनहिबिट कर देगा। तो आगे जो इनका प्रोपगेशन होता है, जो इनका स्प्रेड होता है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक इसी के साथ हमारा जो ये वाला सीरीज़ था ये ख़त्म होता है। अपना साइंस एंड टेक, स्पेस, डिफेंस और जो भी मिसलेनियस आर्टिकल्स थे, चाहे आपका नैनोटेक रिलेटेड हो, बायोटेक रिलेटेड हो, हमने वो सारे आप देखोगे कवर कर दिए हैं। और इसी के बाद आप देखोगे हमारा RAS का इकोनॉमी का रिविजन सीरीज़ आएगा, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। एंड होपफुली यू ऑल पास दिस एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स एंड ऑल द बेस्ट।